Hello student, welcome to 11th chemistry class. We are doing unit 1 some basic concepts of chemistry. इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके अलावा मैंने आप लोगों को नेचर ऑफ मैटर पढ़ा दिया था पिछली क्लास में. आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट. अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. What are physical properties which can be measured without changing the identity or composition of the substance, right? For example, color, odor, melting point, boiling point. जैसे हम थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर अपना नोट करते हो, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच अ केमिकल चेंज इन द सब्सटेंस टेक्स प्लेस मींस केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, ठीक है. जहां पर भी केमिकल रिएक्शन होगा उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल लाइक एसिडिटी वाले रिएक्शंस हो गए, या बेसिडिटी वाले रिएक्शन हो गए, या कंबस्टिबिलिटी, ठीक है. जैसे कार्बन ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाई जा रही है, या किसी एसिड बेस की टाइट्रेशन करवा ली, एसिड और बेस को रिएक्ट करवा के कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाया गया. फॉर एग्जांपल सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं हम, एसिड ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसी तरह से बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना. जब एसिड और बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज यानी कि केमिकल चेंजेस इसके अंदर स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैटर की, जैसे कि मास हो गया, लेंथ, वॉल्यूम. ये सारी प्रॉपर्टीज जो है क्वांटिटेटिव नेचर की हैं. व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव? मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जहां पर आप क्वांटिटी के साथ मेजर करते हो, क्वांटिटी के साथ डील करते हो, जहां पर आप क्वांटिटी के बारे में बताते हो, क्वालिटी नहीं, सिर्फ क्वांटिटी मेजरमेंट के बारे में बात करो तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव इन नेचर, ठीक है. इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं. अब कैसे एक्सप्रेस करना है फिजिकल क्वांटिटीज को, दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए उसके लिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा है यूनिट, ठीक है. न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल 10.6 kg मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, kg मीन्स किलोग्राम. अभी जो 10.6 है ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किलोग्राम क्या है, यूनिट, ठीक है. आप लोग बहुत पहले से करते हैं, चाहे वो 7 लीटर हो गया तो 7 क्या हो जाएगा, इसमें आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी, और लीटर जो है वो यूनिट हो जाएगा. अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज यूनिट. यूनिट क्या होता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चोजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट, ठीक है. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई रेफरेंस हम जो चूज करते हैं उसको हम कहते हैं यूनिट. यूनिट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स. फंडामेंटल वर्ड का क्या मीनिंग है, बिल्कुल बेसिक जो चीज होती है ना उसको हम कहते हैं फंडामेंटल, ठीक है. तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, सम यूनिट जैसे कि मास हो गया, लेंथ, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट यूनिट है एंड कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट. किसी भी दूसरे यूनिट से उसको डिराइव नहीं किया जा सकता. मास, लेंथ एंड टाइम, इनको, ठीक है ना. तो इसको क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स. अब फंडामेंटल यूनिट्स को फिर आगे मैट्रिक सिस्टम है, SI यूनिट्स है. तो मैट्रिक सिस्टम क्या है, इसमें लेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं, मास ग्राम में मेजर करते हैं, और वॉल्यूम जो है लीटर में मेजर करते हैं. ये पुराना सिस्टम था. अभी जो रिसेंट सिस्टम है वो है SI सिस्टम. ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट कहाँ किया गया था, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में इन 1960 में ये अडॉप्ट किया गया था ये मेथड. और इसको इसकी एब्रिविएशन क्या है, SI, यानी कि सिस्टम है इंटरनेशनली, ठीक है, सिस्टम है इंटरनेशनली. अब इसमें इसको 7 बेसिक यूनिट्स में डिवाइड किया गया था. वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, जैसे कि लेंथ, लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं, स्मॉल l से, इसका यूनिट है मीटर. मास, मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, यूनिट किलोग्राम. टाइम T से डिनोट करेंगे, स्मॉल t. याद रखना, जब आप टेम्परेचर को डिनोट करोगे तो कैपिटल T से, और टाइम को जब डिनोट करोगे तो स्मॉल t से, ठीक है ना. और टाइम के लिए यूनिट है सेकंड, टेम्परेचर के लिए यूनिट केल्विन. इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, यूनिट एम्पियर है, कैपिटल A से यूनिट इसका डिनोट करते हैं. ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को भी I से ही डिनोट करते हैं, लेकिन साथ में इसमें V भी लिखना है अपने, IV, ठीक है. और इसके यूनिट है कैंडेला. इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम डिनोट करते हैं मोल से, ठीक है, MOLE, मोल, और इसको डिनोट करते हैं हम MOL, मोल से. अब केल्विन आपको पता है कि ये किसका यूनिट है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का यूनिट है. लेकिन अभी भी बहुत सारा हमारे पास ऐसे टेम्परेचर के यूनिट्स हैं जिसको हम डिग्री सेल्सियस में ही कैलकुलेट कर रहे हैं, या डिग्री सेल्सियस ही हम शो करते हैं, ठीक है ना. और अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, सिंपल फॉर्मूला है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है. क्या करते हो, जो भी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है उसमें आप 273.15 को ऐड कर दोगे, ठीक है.
273.15 को ऐड कर दोगे, और अगर मान लो आपको केल्विन में से डिग्री सेल्सियस निकालना है तो यहाँ पर आपने क्या करना है, केल्विन में से 273.15 को माइनस कर देना है, तो आपके पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब केमिस्ट्री में हम ऑंगस्ट्रॉम यूज करते हैं, किसके लिए, जनरल सिंबल यूज करते हैं साइज के लिए, एटम ऑफ साइज के इक्वल ही होता है ये। ठीक है, लेंथ का जो यूनिट है वो ऑंगस्ट्रॉम यूज करते हैं। 1 ऑंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है। ये ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन तब भी हम इसी को ज्यादा यूज करते हैं। ऐसा यूनिट कौन कौन से है, नैनोमीटर एंड पाइकोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ मीटर के, और 1 पाइकोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻12 मीटर के। ठीक है, तो ये यूनिट्स ऐसा यूनिट्स हैं। सम कॉमनली यूज्ड क्वांटिटीज, अब ये कुछ क्वांटिटीज हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं, लाइक जैसे मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर। ठीक है, अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मास क्या है, मास ऑफ ए सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, कितना किसी भी सब्सटेंस के अंदर अमाउंट प्रेजेंट है उसको उसका हम क्या कहते हैं, मास। ठीक है, और वेट क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो भी फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है उसको उसका हम क्या कहते हैं, वेट। ठीक है, और वेट को डिनोट किससे करते हैं हम, W = mg। और हमेशा याद रखना, मास कैन नेवर बी जीरो बट वेट कैन बी। अब वेट क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो जीरो हो सकती है। अगर ग्रेविटी की वैल्यू जीरो या नेग्लिजिबल होगी, उस केस में आपके पास जब आप m को मल्टीप्लाई करोगे जीरो के साथ तो आपके पास W की वैल्यू जीरो आ सकती है, लेकिन मास कभी भी किसी भी चीज का जीरो नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लीटर है, इसको वॉल्यूम कहते हैं ना, 1 लीटर को वॉल्यूम में डिनोट करते हैं। वॉल्यूम के लिए ये यूनिट है आपके पास 1000 सेंटीमीटर के इक्वल हो सकता है ये, या फिर हम केमिस्ट्री में जो उससे भी छोटा यूनिट है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल भी इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टाइम मेजरिंग डेंसिटी, डेंसिटी के किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम को हम कहते हैं डेंसिटी। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम के लिए यूनिट क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज के अंदर की गर्मी या उसके अंदर की जो ठंडक होती है, हॉटनेस या कोल्डनेस, ठीक है, उसकी डिग्री को हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर। यूनिट क्या है इसके लिए, केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस, या फिर उसको क्या कहेंगे, फ़ारेनहाइट। केल्विन मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है, जो भी डिग्री सेल्सियस में आपको वैल्यू दी रहेगी उसको आपने उसमें ऐड कर देना है 273.15, या सिंपली 273 भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास फ़ारेनहाइट में वैल्यू है तो केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को हम ऐसे रिलेट करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। फ़ारेनहाइट में अगर आपको डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है, ठीक है, और अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट को, तो फिर क्या करोगे आप, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, यहाँ पे वैल्यूज को फिल करोगे और इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि यूनिट्स दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। नेक्स्ट इज डिराइव्ड यूनिट्स। अब नाम से आपको पता लग रहा होगा कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये फंडामेंटल यूनिट से ही हम इनको डिराइव करते हैं। यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द 7 बेसिक यूनिट्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एरिया है, एरिया का फॉर्मूला सबको पता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, L/B। अब आप यहाँ देख लो, जो लेंथ है या ब्रेथ है ये क्या है, हमारे बेसिक यूनिट्स है ना, लेंथ बेसिक यूनिट है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, m/m क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसी तरह से वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज ऑल्सो अ डिराइव यूनिट। कैसे हम डिराइव कर रहे हैं इसको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस, इसमें लेंथ बताएंगे हम, टाइम ये भी क्या है, बेसिक यूनिट। तो दोनों बेसिक यूनिट को जब आप डिवाइड करोगे तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, डिराइव यूनिट वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन भी इसी तरह से वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे तो मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर आ जाएगा। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये सारे क्या हैं, डिराइव यूनिट्स। इस तरह से बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स इसमें कर सकते हो, आपकी बुक में अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेजरमेंट्स कैसे करते हैं, ठीक है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है। तो इसको स्टडी करने के लिए अब आप जितने भी केमिस्ट्री में या केमिकल्स को हम एक्सपेरिमेंटली सॉल्व करते हैं ना, रिएक्शंस वगैरह करवाते हैं हम, क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो कुछ कैलकुलेशंस हमारी सही आती हैं, कुछ गलत आती हैं, एकदम एग्जैक्ट या एक्यूरेट रिजल्ट हमारे पास नहीं आता। तो वहीं से दो और टर्म्स हमारे पास डिराइव्ड होती हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में, इट इज़ अ मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ सेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ट्रू वैल्यूज। ठीक है,
क्या है ये, जब आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो एक्सपेरिमेंटल, आपके पास वैल्यू आ गई या बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, उनका मीन अगर आप निकाल लो तो उससे आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी, एक्यूरेट वैल्यू। उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, एक्यूरेसी। और वो जो आपने हर बार जो वैल्यू निकाली थी एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, प्रिसाइज वैल्यू या प्रिसीजन कहते हैं इस प्रोसेस को। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड द अरिथमेटिक वैल्यू फॉर अ सीरीज ऑफ द मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज आयरन का, किसी सैंपल में आयरन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है और उसके लिए एक्यूरेट वैल्यू जो है वो 20.50 वैल्यू है, ठीक है। यानी कि जो मीन आया आपके पास 20.50 मीन ऑलरेडी आ चुका है। आपको कोई और स्टूडेंट को वही चीज़ में, उसी आयरन के सैंपल में परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो वो अब जब कैलकुलेट करेगा तो वो डिफरेंट वैल्यूज़ निकालेगा। जैसे यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कि जैसे उसके पास 4 वैल्यूज़ आई हैं, 20.75, 20.65, 20.40 एंड 20.28। तो इन सारी वैल्यूज़ का जब मीन निकाला जाएगा तो मीन वैल्यू क्या आ जाएगी, 20.52। तो ये जो 20.52 है, ये हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू थी उससे डेविएट कितना कर रही है, प्लस माइनस 0.24 तक डेविएट कर रही है, ठीक है ना। तो ये इन सारी वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, एक्यूरेट वैल्यूज। ये वाली वैल्यू को एक्यूरेट वैल्यू और इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, प्रिसाइज वैल्यू, ठीक है। अब ये याद रखना आपने कि गुड प्रिसीजन डजंट एश्योर गुड एक्यूरेसी। प्रिसीजन का अगर आपके पास सही आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास रिजल्ट एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल नंबर एंड साइंटिफिक नोटेशन। अब एक्सपोनेंशियल नंबर्स या साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं। अब अगर आप देखो, जो हमारे पास हमारी अर्थ है, उसके जो भी रेडियस है, ये वैल्यूज़ अगर हम देखें, बहुत लार्ज वैल्यूज़ आती है ना, तो उन वैल्यूज़ को हम इतने बड़े बड़े नंबर्स लिख के नहीं शो कर सकते, तो उनको हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में शो करते हैं। लाइक मैंने देखो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 1 के आगे देखो 12 जीरोज़ हैं। अब इतने बड़े नंबर को रीड करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 1 × 10⁻12 लिख सकते हैं, सिंपली 10⁻12 भी इसको आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब यही है कि 1 के आगे 12 जीरोस लगे हुए, ठीक है ना। या फिर जैसे आपके पास कोई नंबर है 246.38 नंबर है ना। अब 246.38 जो नंबर दिया हुआ है आपको, अगर आप चाहते हो कि इसको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि हम केमिकल्स में बहुत कम अमाउंट के साथ डील करते हैं, केमिकल के कोई भी रिएक्शन करवाते हैं बहुत कम अमाउंट यूज़ करते हैं, उसके लिए इतना ज़्यादा अमाउंट यूज़ नहीं करते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, इनको पॉइंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, हम इसको पॉइंट को अगर मैं शिफ्ट करना चाह रही हूँ, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर रही हूँ, तो मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 10 × 10। 2 डेसिमल पॉइंट आगे गई हूँ मैं, तो यहाँ पर 10 × 10 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2.46 × 10⁻²। या सिंपली आप इसको इस फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हो, कैपिटल N × 10⁻⁻n। यहाँ पे कैपिटल N आपको क्या बता रहा है, डिजिटल टर्म, और जो स्मॉल n है वो आपको क्या बता रहा है, एक्सपोनेंट, ठीक है, यानी कितना उसकी पावर कितनी आ रही है। इसी तरह से अगर मान लो, ये तो मैंने कहा कि अगर हम लेफ्ट साइड पे डेसिमल को मूव करवा रहे हैं तो यहाँ पे 10⁻² आ जाएगा, पर आपने देखा होगा कई क्वांटिटीज़ में माइनस भी लिखा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे 10⁻² भी लिखा हुआ हो सकता है, या 10⁻³ लिखा हुआ रहता है। वो कैसे आता है, जब हम इन डेसिमल पॉइंट्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू देख लो ना, 0.00024638, 3 टाइम्स 0 है यहाँ पर, तो मैं इसको अगर इधर राइट साइड में शिफ्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2.4638 डिवाइडेड बाय 10 × 10 × 10 × 10, 10 को मैंने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड किया 10 को 4 टाइम नीचे, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 2.4638 इंटू, और ये जो नीचे वाली वैल्यू थी 10⁻⁻4 ऊपर आ जाएगी, ठीक है। Thus, in general, number is written in scientific notation as number with a single non-zero digit, इसको हम ऐसे नोट करते हैं ना, n × 10⁻n, and number of places decimal point was moved। अगर आप उसको मूव कर रहे हो लेफ्ट साइड पे, तो साइन कौन सा आएगा, प्लस, किसका साइन आएगा, प्लस, जो आप यहाँ पर इधर नोटेशन लगा रहे हो ना ऊपर, एक्सपोनेंट जो लगा रहे हो उस पर। और इसी तरह से अगर आप उसको राइट साइड पे मूव कर रहे हो तो फिर कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा एक्सपोनेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अरिथमेटिक यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या अरिथमेटिक हम यूज करते हैं, लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो सबसे पहले करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, द एक्सपोनेंट मस्ट बी द सेम इन बोथ नंबर्स। किसी भी नंबर को अगर आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ दो नंबर्स लिए, 4.236 × 10⁻4
प्लस 0.3582 इंटू 10⁴। तो उसको सिंपली ऐड कर दिया हमने, दोनों नंबर्स को हमने ब्रैकेट में लिया, ऐड किया और साथ में मल्टीप्लाई 10⁴ आ गया। लेकिन अगर मान लो ये नंबर मेरे पास ऐसा होता 4.236 इंटू 10⁴ प्लस 3.582 इंटू 10⁻3, तो उसको मैं ऐड नहीं कर सकती, मुझे इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है ना। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर 10⁴ है, इधर भी मैंने 10⁴ में इसको कन्वर्ट किया, तो 3.582 को कन्वर्ट करके मेरे पास क्या बन गया 0.3582 इंटू 10⁴, 10⁻3 से 10⁴ में इसको कन्वर्ट किया। उसके बाद दोनों नंबर्स को ऐड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी जो आप मैथ में करते आए हो, लोअर क्लास में करते आए हो, वही रूल्स हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी दो नंबर को, तो उनकी जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, वो आपस में ऐड हो जाती हैं। इसी तरह से अगर दो नंबर्स को हम डिवाइड कर रहे हो तो उनकी पावर्स क्या हो रही हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, एक्सपोनेंट्स को कैसे हम शो करते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, द सिग्निफिकेंट फिगर इज अ नंबर और ऑल द सेंटर डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर 20 है, 20 या 2 कोई नंबर है, तो इसमें 2 तो मेरे पास सर्टेन डिजिट है ही, लेकिन अगर मैं इसके बाद डेसिमल लगा दूं, डेसिमल के बाद जितने मर्जी मैं जीरो लगाती जाऊं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उसके सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है। जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। इनसिग्निफिकेंट में जीरो आता है, लेकिन जीरो भी कौन सी पोजीशन पे है वो जरूर मैटर करता है, तो उसके लिए कुछ रूल्स है हमारे पास। फर्स्ट रूल क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है 3.142, 3.142 में देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4, ठीक है ना। 1 2 3 4 सारे के सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो ये आपके पास हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। उसके बाद अगर जीरो आ रहा है बिटवीन द टू नॉन जीरो नंबर, ठीक है, अगर दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो आ रहा है तो वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। इसी तरह से इसमें कितने आगे सिग्निफिकेंट नंबर 5.07, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो है, तो यहाँ पर भी आपके पास कितने सिग्निफिकेंट नंबर हुए, 3। तो ये होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट इज थर्ड रूल इज द जीरो प्रोसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो डेसिमल से पहले कोई आपके पास जीरो नंबर है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। लाइक मेरे पास यहाँ जैसे नंबर है 324, तो यहाँ पर आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी, 3, ठीक है ना। इसी तरह से ऑल जीरो प्लेस्ड एट द एंड और टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल। अगर राइट साइड में है डेसिमल के तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास यहाँ पर जो नंबर है 0.0200, अब यहाँ देखो डेसिमल के राइट साइड पे 4 डिजिट्स हैं, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स हुए। लेकिन डेसिमल से पहले वाला जो 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ करते हैं, आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, अक्सर बहुत बड़ी वैल्यू जब हमारे पास आ रही होती है तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ज़्यादातर हम कब करते हैं ऐसा, जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आती हैं, तो उस केस में हम ऐसा करते हैं। और अगर आपके पास ऐसा हो तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं किस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास फर्स्ट रूल क्या है, इफ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड डिजिट इज मोर देन 5, अगर आपके पास ज्यादा हो तो जो प्रीसीडिंग नंबर होगा उसको आपने किससे इंक्रीज कर देना, बाय 1। फॉर एग्जांपल 1.386 है आपके पास, अब ये 6 नंबर जो है 5 से ज्यादा है तो आपने इसको हटा देना है, लेकिन साथ में यहाँ पर 1 ऐड कर देना है, तो क्या बन जाएगा 1.39। और अगर मान लो यहाँ पर जो नंबर है वो छोटा है, इफ द डिजिट इज लेस देन 5 देन इट इज निग्लेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास यहाँ नंबर है 1.382, तो यहाँ पर मैंने इस नंबर को निग्लेक्ट कर दिया, क्या बन गया 1.38। और अगर यहाँ पर नंबर इक्वल टू 5 ही आ गया आपके पास तो क्या करोगे, इफ इट इज इक्वल टू 5 देन इट इज इंक्रीज बाय 1 अगेन। जैसे अगर 5 से ज्यादा था तो हमने इंक्रीज किया था बाय 1 से, और अगर इक्वल टू भी 5 आ रहा है तब भी आपने इसको बाय 1 इंक्रीज कर देना है, तो क्या बन जाएगा 1.385 कन्वर्ट इसमें हो गया
39 में। तो ये कुछ रूल्स हैं राउंडिंग ऑफ के। आई होप आज का आपको जो भी मैंने पढ़ाया है, आज की क्लास आपको अच्छे से क्लियर होगी, समझ आ गई होगी। नेक्स्ट यही है कि आप अच्छे से उसको पढ़ो, डेली साथ के साथ पढ़ा करो, तभी आपको अच्छे से सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। इनके साथ जो भी कैलकुलेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको ज़रूर सॉल्व करके देखा करो। नेक्स्ट क्लास में हम डायमेंशनल एनालिसिस और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।